प्रिय दर्शकों, today I am going to discuss regarding role of metabolism. मेटाबॉलिज्म क्या है? बहुत कुछ सुनते रहते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये वही है जो आयुर्वेद में जिसको कफ, पित्त और वात कहते हैं। वात और कफ एंड पित्त दे वर्क एज ए टीम। कफ अगर मटेरियल पार्ट की तरफ कंसंट्रेट करते हैं तो पित्त प्रोसेसिंग पार्ट को कंसंट्रेट करता है और वात एक्टिविटीज जो कार्य इन्वॉल्व करने वाला उस पे कंसंट्रेट करता है। वात में अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो मेंटल एक्टिविटी ज्यादा होगी, एंजाइटीज होगी। पित्त में 13 अग्नियां जनरेट करती, 13 तरह की अग्नियां जनरेट करते हैं, फायर्स रहते हैं, जिसमें अगर देखा जाए एक जठराग्नि जो हम सभी सुनते रहते हैं, 5 भूताग्नि और 7 धातु अग्नि होती है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से ये टीम ये काम करते हैं। जो भी भोजन, वट एवर फूड वी आर टेकिंग, दैट गोज टू द स्टमक और इससे हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रोसेस होता है। इस पे हेल्प करता है जठराग्नि। जठराग्नि इसको पूरे में मदद करती है और जठराग्नि से जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड की कैपिलरीज लगी हैं। दे absorb the aharas, the nutrients, and this nutrients goes here and here it is converted to the rus part with the help of भूतग्नि, पंच महाभूतग्नि। क्योंकि आहार रस में प्रकृति के 5 तत्व मौजूद हैं, तो 5 तत्व को डाइजेस्ट करके ये महाभूताग्नि जो 5 तरह की हैं, ये उनको रस में परिवर्तित कर देती है, ट्रांसफॉर्म इनटू रसास एंड रस इज फॉर्म्ड। देन पित्त से में जो धातु अग्नि 7 तरह की हैं, ये रसाग्नि प्रोसेस करती है रस को प्रोसेस, जिससे कि 3 चीजें निकलती हैं। एक रस धातु, सूक्ष्म रस धातु और मल, कफ। तो ये 3 तरह का प्रोसेस आपको हर एक में आगे मिलेगा। तो रस में जब रसाग्नि आती है तो रस धातु बनती है, सूक्ष्म रस धातु बनती है जिससे कि आगे प्रोसेस करने के लिए मटेरियल होता है और बाई प्रोडक्ट इसका कफ बनता है, म्यूकस बनता है। इसी रस से अगर देखें तो मां का दूध या ब्रेस्ट मिल्क और मेंस्ट्रुअल फ्लो बनता है। जो सूक्ष्म रस धातु आगे थी, जब इस पर रक्ताग्नि क्रिया करती है, प्रोसेस करती है, तो क्या बनता है? इसमें रक्त धातु बनती है, यानी कि ब्लड, जो कि लीवर के द्वारा हार्ट की तरफ प्रोसेस की जाती है, कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन के पास अंदर जाता है। तो जो ब्लड बनता है वो ब्लड लीवर में जाता है, लीवर में इसका एनालिसिस होता है, जो भी तत्व कम ज्यादा है उसकी पूर्ति होती है और फिर ये व्यानवाद के द्वारा हार्ट में जाता है, जिससे कि कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन में काम आता है। और इसी का सूक्ष्म रस धातु का ही जो बाई प्रोडक्ट है वो टेंडेंस और वेन्स बनते हैं, जो हमारे शरीर के मसल से जोड़ने में इन्हें काम आते हैं। जो एक तरह से देखा जाए टिश्यूज हैं जो कि मसल्स के साथ जोड़ने में काम आते हैं। और सूक्ष्म रस धातु के साथ जब रक्ताग्नि की मदद से सूक्ष्म रक्त धातु बन गया और उस पे मांसाग्नि जब प्रक्रिया करती है, प्रोसेस करती है, तो मांसाग्नि से मांस धातु बनता है, सूक्ष्म मांस धातु बनता है और इसका बाई प्रोडक्ट है डिस्चार्जेस फ्रॉम आईज, ईयर एंड नेसल। तो आई, ईयर, नेसल डिस्चार्जेस बनते हैं जो कि
हम अपने शरीर में देखते हैं नाक कान आंख से क्या पानी बह रहा है। तो सूक्ष्म रक्त धातु, अगर हम एक चीज का ध्यान रखें, अगर हमारी रक्ताग्नि ज्यादा होगी तो हमें गर्मी लगेगी और कम होगी तो ठंडी लगेगी। क्यों? क्यों? रक्ताग्नि और पित्त करीब करीब एक सा ही पार्ट है, पित्त का पार्ट है। तो अगर पित्त ज्यादा होगा, रक्ताग्नि ज्यादा होगी तो हीट जनरेट होगी, और रक्ताग्नि कम होगी तो चूंकि रस का तत्व ज्यादा है, जब जिसपे कफ बढ़ा हुआ होगा तो हमें ठंडी लगेगी, क्योंकि कोल्ड है। कम कफ हमें काम और कोल्ड बनाता है, और जबकि पित्त हमें हॉट बनाता है, स्मार्ट बनाता है, एक्टिव। एक्टिव क्या, अगर हम इसको कह सकें कि हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत हाई होता है। तो इस तरीके से अगर हमारा रस ज्यादा होगा तो हम थोड़ा सा रक्त भी ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा, अगर हम देखें हमारा मसल्स ज्यादा बनेगी, मांस भी ज्यादा बढ़ेगा, हम थोड़ा मोटापा आएगा, ओबेसिटी आएगी। और यही सूक्ष्म रक्त धातु जब मेदाग्नि से, ये मांसाग्नि से तो सूक्ष्म मांस धातु बना, और यही अब मेदाग्नि से मिलता है तो फैट बन जाता है। और फैट होने से, ज्यादा होने से, ये वास्तविकता है कि हम मोटे दिखने लगेंगे। और इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? स्वेटिंग। जिनको फैट ज्यादा होगा उनका पसीना भी ज्यादा आएगा। और यही सूक्ष्म मांस धातु से अगर हम देखा जाए, जो फैट बना दिया जाता है, इसी फैट में अगर सूक्ष्म मेदा धातु बनती है तो उसके साथ जब अस्थि अग्नि प्रोसेस करती है तो इससे बोन्स बन जाते हैं, और साथ में सूक्ष्म अस्थि धातु बन जाता है। और सूक्ष्म अस्थि धातु अगर ज्यादा होगा तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? अगर ना भी ज्यादा हो तो जब भी सूक्ष्म मेदा धातु पर अस्थि अग्नि प्रोसेस करेगा, क्रिया करेगी, तो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे बाल और नेल्स। तो आपने देखा होगा कुछ को बाल ज्यादा होते हैं और कुछ के केस में गंजापन भी आ जाता है, कुछ के नाखून ब्रिटल से हो जाते हैं और कुछ के नाखून बहुत लंबे से बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगती है। ये सब अस्थि अग्नि के कारण है और सूक्ष्म मेदा धातु के कारण है। अगर अस्थि अग्नि प्रोसेस करेगी और इस प्रोसेस में अगर मेदा धातु पे जब भी प्रोसेस करेगी तो हेयर और नेल्स हमारे बढ़ेंगे एज बाई प्रोडक्ट, और बोन्स बनेंगे अस्थि धातु। तो ये बोन्स जो बनती है इसी से हेयर नेल से बनते हैं, जिसमें अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे गंजापन में आ जाता है। तो ये सब अस्थि धातु की खराबी के कारण होता है। और इसी सूक्ष्म अस्थि धातु से जब मज्जा अग्नि प्रोसेस करेगी तो हमारी बॉडी में तैलीय चीजें, ऑयल ग्लैंड्स, बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स, चाहे स्किन से निकले या कुछ बालों से चिकनाहट निकलती है। अगर इसमें देखा जाए, इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे लोगों को वहां से दाने चेहरे पर पड़ जाते हैं। ये सब किसका प्रभाव है? क्यों? उसमें सूक्ष्म अस्थि धातु में मज्जा अग्नि जो है उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। और जब ये बनता है तो इससे मज्जा धातु भी बनती है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। जो बोन्स के बीच में मज्जा रहती है, जो हॉलो बोन्स का हॉलो पार्ट है, वहां पर बोन मैरो रहता है। और इसी में जिस समय शुक्र अग्नि एक्ट करती है, प्रोसेस करती है, तो शुक्र बनाता है, सीमेन से वीर्य बनाता है। साथियों, इस तरह आपने देखा कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सभी एक्टिविटीज में तीनों वात पित्त कफ तीनों काम आते हैं, और तीनों का सम्मिलित
प्रयास है तभी हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स, सभी अंग बनते हैं और रिपेयर होते हैं। और इनमें क्या कमी आती है जिससे कि तरह तरह की बीमारी हो जाती है। कोई गंजे हो जाते हैं, किसी के बाल टूटने लगते हैं, किसी की बॉडी ड्राई होने लगती है, किसी की चिकनाहट होती है। तो ये सब इन्हीं की कमी है जो बाद पे हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम से की समस्या ही है। आगे के वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि क्या समस्या हमारी होती है। Now we will discuss that what happens when our cup is balanced. Cup balanced means whatever it was at the time of birth, the same position is now. जो हमारे जन्म के समय जो स्थिति की हम स्वस्थ थे, वो अगर वही स्थिति आज भी है, इस समय है, तो हम क्या, हमारे अंदर प्यार आएगा, लव भरा होगा, कामनेस, लोगों को हम क्षमा कर देंगे, we will be easy going, we will be living a healthy life. So it is always better to have balanced cup. और वही अगर हमारा कफ अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? We will have greed and jealousy and tendency for obesity. Now let us understand what is the characteristics, the normal behavior, habits of cup predominant people. Cup predominant people, they have slow digestion. They can miss meal. Normally, such people prefer sweets. Their skin is oily. They are fatty, or they like fatty things. And they prefer high salt. Also, most of the time they would like to consume comfort foods. Though no meal is needed, no extra meal is needed. But they would like to eat something. Such people like fruits, veggies, salads, and legumes. But there is always tendency to constipation. If cup is predominant, most of the people, they are filled with negative selfish thoughts that leads to excess fat. So if you want to lose your fat, you should lose your selfish thought also. Now let us consider what happens if cup is decreased from the balanced position. What will happen? Then tissue get damaged. Because tissue has got damaged, then there is a decrease in immunity. Our respiratory tract will become dry. There will be stomach problems and problem in concentrating, because cough gives us focus, right? Help us in concentrating. But if cough is decreased, then there will be problems in concentrating. Our palpitation may increase. We may not be able to sleep properly, and we may feel more thirsty because our cough has decreased. Cough decrease means rus is less. So naturally we will feel thirsty. But at the same time, if there is an increase in cough, what will happen? There will be swelling in one part or the other part of the body. There will be mucus formation because cough has increased, so there will be more mucus that we have discussed in the last slide. That if rus is more, mucus is the byproduct when rus is converted to rakta. There could be heavier menstrual flow because it is formed from the rus. Dull mind. We can gain the weight because cough has increased. We may feel cold because cough, blood is more. A wet cough because mucus has formed, the cough has formed.
as a byproduct. There will be stagnation, congestion. There could be growth में कुछ फैटीनेस आएगा और हमारी ज्यादा इच्छा होगी कि हम और सोएं, एक्सेसिव डिजायर टू स्लीप. There will be problem during the decrease in cup also and increase in cup also. If cup vitiate it means कुपित. अगर कफ कुपित हो जाए तो क्या होगा? अगर हम छोटे हैं, बचपन में हैं, तो सोर थ्रोट ये कफ विशेषण का ही है, अग्रवेशन का ही कारण है. रनी नोज, कोल्ड, क्योंकि बचपन में कफ वैसे ही हाई होता है, बचपन कफ के लिए ही है, तो ये समस्याएं बचपन में ज्यादा होगी और वही बाद में ये एलर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी अगर वात उसमें प्रेजेंट है. वात भी है अगर कफ के साथ में तो एलर्जी भी हो जाएगी, बॉडी में आ जाएगी. और जितना उम्र बढ़ती जाएगी चांसेस क्या होंगे? हमारा ओवरवेट हो जाए, हाइपरटेंशन बढ़ जाए और सांस लेने में तकलीफ आ जाए, जिस समय कफ विशिएट करता है और हमारी एज ज्यादा होने लगे, बढ़ने लगे. बचपन में नहीं, जवानी और प्रौढ़ होने पर. और there may be congestion and heart failure, chance of heart failure will be there. So in this way we have seen that because of cough problem, if cough is unbalanced, then if there is a decrease in cough, problem will be there. If there is an increase in cough, problem will be there. And if cough fixation is there, naturally you will have a lot of problems. Friends, in next video, I will give what the diseases and how we should cure and prevent those diseases. How to diagnose the disease, that I will give. If you have liked this video, please subscribe so that you get the next video immediately it is released. Thank you.